नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 या स्टेट 2025 या किसी भी अदर एग्जामिनेशन जिसके अंदर आप कंप्यूटर विषय से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को लेके आए हुए हैं और उसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे। माने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको तो हम ढूंढ के निकालेंगे और साथ ही उसके अंदर जितने भी और भी ऑप्शन होंगे उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप नोटबुक लेके बैठ जाए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको हम नोट डाउन कराएंगे उसको आप लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें टेलीग्राम चैनल। आप जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल जो है कोडिंग शर्मा ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। आप टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर डेली बेसिस पर आप लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। माने ये क्वेश्चन ए है, इस कोड ये एक कोड है और इसका एक आउटपुट निकाला। माने एक्स INT एक्स में 10 डाला, INT वाई में 4 डाला। माने दो वेरिएबल बनाया एक्स और वाई नाम का। मतलब एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, मान लीजिए एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 डाल दिया। उसी तरह एक वाई नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 4 डाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ा तो दोनों इंटीजर टाइप का है, क्योंकि ये INT एक डेटा टाइप है और ये एक्स वेरिएबल है, उसी तरह यहाँ पे है, ठीक है। आगे आ रही है प्रिंटफ। ये प्रिंटफ फंक्शन जो है ना, ये आउटपुट देने का काम करता है। इसके अंदर क्या है, परसेंट डबल कोट के अंदर लिखा हो %d। ये %d क्या है, डेटा स्पेसिफाइड है। ये इसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्पेसिफाइड। डेटा स्पेसिफाइड क्या है, डेटा को स्पेसिफाई करता है कि डेटा का क्या टाइप है। आगे बढ़िए, उसके अंदर कॉमा देके आगे क्या लिखा है, एक्स मॉडुलस वाई लिखा है। ये जो सिंबल है परसेंटेज का, एक्चुअल में हम उसको प्रोनाउंसिएशन मॉडुलस करते हैं। ये मॉडुलस क्या करता है, दो वैल्यू को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो देता है। सिंपल कहानी, मतलब ये जो मॉडुलस है ना, डिवाइड करने के बाद हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करता है, माने शेषफल रिटर्न करता है। और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, ये भी डिवाइड करता है लेकिन ये कोसेंट देता है, ठीक है। ये कोसेंट देने का काम करता है। माने दोनों वैल्यू, दोनों ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए। लेकिन पहला जो ये है मॉडुलस, ये भाग देने का रिमाइंडर देगा और ये क्वोशिएंट देगा। आगे बढ़िए, तो यहां देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है और 4 से डिवाइड, वाई से डिवाइड करना, वाई में क्या है 4 है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब ये भाग नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में इंटीजर है, पॉइंट में होगा, ले लेंगे। तो ये रिमाइंडर जो बच गया 2, यही 2 जो है आउटपुट आने वाला है। माने इसका जो आउटपुट आएगा आपको 2 मिलेगा, यही आंसर है। 2.5 नहीं करेंगे, 2 आएगा, क्योंकि वो पूरी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो सीधा सीधा रिमाइंडर देता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है, सी जवाब सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। देखिए HTTP जो प्रोटोकॉल है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है, सेटअप रूल्स प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट जैसे अगर ये क्लाइंट मशीन है और ये सर्वर मशीन है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो ड्यूटी होता है ये HTTP का होता है। और HTTP रिक्वेस्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स मिलता है क्लाइंट पर। तो होता क्या है, ये जो HTTP है ना, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। HTTP जो है ना, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। कनेक्शन लेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लाइंट से सर्वर पर जो रिक्वेस्ट लेके जाता है तो हर एक टाइम एक नया रिक्वेस्ट कहलाता है। सर्वर के लिए एक नया रिक्वेस्ट कहलाता है। सर्वर ये नहीं समझता कि तुम पहले से भी आए हुए हो, ऐसा नहीं। मतलब हर बार जब जब भी वो सर्च करेगा, जब जब भी वो सर्वर के पास जाएगा तो एक नया रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, इसलिए इसको कनेक्शन लेस बोला गया है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। अब यहां पूछा जा रहा है कि HTTP जो प्रोटोकॉल है इसका पोर्ट नंबर क्या है। तो HTTP का पोर्ट नंबर जो है ना, वो 80 है, 880, माने 80 जो है HTTP का पोर्ट नंबर है और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन व्हिच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन अकर। मतलब इनमें से कौन सा OSI लेयर है जिसके अंदर इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम होता है। सिंपल, आइए सबसे पहले अगर बात करें OSI का, तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन इस OSI का फुल फॉर्म हुआ।
अब यहाँ पर OSI मॉडल के अंदर हमको 7 लेयर दिया गया है, 7 लेयर से मिलके OSI मॉडल बना है। और उस 7 लेयर के अंदर कौन कौन सा लेयर होता है, अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट में हमको एप्लीकेशन लेयर मिलेगा। मतलब ये 7 लेयर है, आप याद रखेंगे लाइन बाय लाइन, जिसे मैं बताया हूं। अब इस 7 लेयर के अंदर इनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा को हाइड कर देना, और डिक्रिप्शन मतलब डेटा को पैकेट खोलना, मतलब डेटा में से मतलब डिकोड करना, कोड को डिकोड करना, सिंपल समझ लीजिए। माने कोड करेंगे फिर इनकोड करेंगे, कोड करेंगे, तो वही होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मतलब डेटा को हाइड करना फिर उसमें से शो करना। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो काम होता है OSI के अंदर, वो कहां होता है, वो होता है, देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। माने प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डेटा को, जब डेटा आता है क्लाइंट से सर्वर पर, माने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ आता है, तो डेस्टिनेशन पहुंचने पर प्रेजेंटेशन लेयर ही उस पैकेट को खोलता है और जहां का डेटा रहता है उसको उसके एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम बात करें फिजिकल लेयर, ये फर्स्ट लेयर कहलाता है, लोअर लेयर कहलाता है, टॉप, ठीक है, ये फिजिकल लेयर है, जिसके अंदर जो फिजिकल मीडियम है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, जितने भी मतलब नेटवर्किंग डिवाइस में है, रिपीटर, ये सब क्या है, फिजिकल लेयर का पार्ट है। आगे हम बात करते हैं, उसका देखिए नेटवर्क लेयर भी होता है, जैसे ये नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर के बाद आता है, और सेशन लेयर सेशन बनाने में काम करता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा ट्रेवल करेगा, डेटा जाएगा, उसका रूट डिफाइन करता है। रूट मतलब ये नेटवर्क लेयर क्या करता है, रूट डिफाइन करता है, याद रखिएगा। और सेशन लेयर क्या करता है, जो डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका फीडबैक लेता है, एक्नॉलेजमेंट लेता है। ठीक है, कि डेटा सही सुरक्षित क्या हुआ, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। ये सब लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी दे दिया हूं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन के पास चलेंगे। इसमें क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन सी, माने सी प्रोग्रामिंग के अंदर इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है, एक स्पेशल वर्ड होता है जिसका डेफिनेशन प्री डिफाइन होता है, पहले से डिफाइन किया जाता है, उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। अब यहां पर कहता है इस चारों में से कौन सा वैलिड कीवर्ड, देखिए जैसे MAIN, मेन, अगर हम ब्रैकेट इस तरह से दे देते तो ये मेन एक फंक्शन होता है, मेन कीवर्ड नहीं है। बात करते हैं फंक्शन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है, ये मेन भी फंक्शन नहीं है, डिफाइन भी फंक्शन नहीं है, लेकिन रिटर्न दिख रहा है, ये रिटर्न नाम का सी के अंदर कीवर्ड है। सी प्रोग्रामिंग में रिटर्न कीवर्ड है। इस रिटर्न स्टेटमेंट लगाने के वजह से क्या होता है, जो भी वैल्यू एज आर्गुमेंट आ रहा होता है फंक्शन के अंदर, उस वैल्यू को वापस रिटर्न कर रहा होता है रिटर्न कीवर्ड का ही काम है। जो टाइप ऑफ रिटर्न टाइप है, जो फंक्शन काम करने के बाद जो वैल्यू वापस रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ है उसको पास वैल्यू भेजने का काम करता है, रिटर्न करने का काम करता है। तो सी प्रोग्रामिंग में रिटर्न नाम का कीवर्ड है, आप याद रखेंगे। माने इस क्वेश्चन का सटीक जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट शॉर्ट ऑर्डर इन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज। एसक्यूएल के अंदर जो एसक्यूएल, सबसे पहले अगर बात करें एसक्यूएल का क्या होता है, तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ये लैंग्वेज जो है ना, ये डेटाबेस में कोई डेटा, जो हम रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा हम लोग टेबल में इंसर्ट करते हैं, मतलब टेबल डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखने के लिए जो भी काम हम वहां कर रहे होते हैं, वो सब एसक्यूएल कमांड के द्वारा होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज के द्वारा होता है। एसक्यूएल के अंदर हमको देखने को मिलता है डीटीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, माने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये सारा स्टेट एसक्यूएल का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ ये एसक्यूएल के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ना, डिफॉल्ट उसका सॉर्टिंग ऑर्डर क्या है, सॉर्टिंग माने शॉर्ट करते हैं, वो है असेंडिंग ऑर्डर, एएससी माने असेंडिंग, माने ए टू जेड उसका असेंडिंग होता है। अगर वहां पर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस के टेबल के अंदर, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हम उसको चेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर शॉर्ट माने उसका ऑर्डर बाय क्लॉज को चेंज कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं, रैंडम ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ये चीज है। लेकिन डिफॉल्ट पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है ASC। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डॉस स्टैंड फॉर? DOS, देखिए DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। खोजिए, पहला ये ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डॉस जो है ना मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ये डॉस जो है ना सिंगल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये सिंगल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। मतलब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग विंडो ओएस है, उसके साथ ये डॉस कमांड इंक्लूडेड होता है, जिसके द्वारा हम पूरे कंप्यूटर कनेक्ट मतलब एक दूसरे पूरे कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं इस डॉस के अंदर। और डॉस कमांड ढेर सारा है जिस कमांड का यूज करके हम कोई काम करते हैं। जैसे देखिए कुछ कमांड बता दें डॉस कमांड, कुछ डॉस कमांड आपको बता रहे हैं, जैसे CD, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हम बोले MD मेक डायरेक्टरी, माने फोल्डर बनाना हो तो MD लगाएंगे, फोल्डर चेंज करना हो तो CD कमांड यूज करेंगे। उसी तरह कॉपीकॉन, अगर कोई कॉपीकॉन से क्या होता है, कोई फाइल बनाना हो कमांड के थ्रू, डॉस कमांड के थ्रू कॉपीकॉन कमांड लगाएंगे। ये सारा जो है ना डॉस कमांड है, और डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, और जिसके अंदर हम लोग ये कमांड लगा के कोई काम करते हैं। क्योंकि देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये GUI का फैसिलिटी है। यहाँ GUI माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी आइकन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ खुलता है, वो खुला हुआ चीज भी दिखता है, और उसके अंदर जो भी चीज हो विजिबल हो जाते हैं, ये GUI है। लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिंगल यूजर है, और ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर कोई भी काम करेंगे कमांड लगाएंगे, बिना कमांड का कोई काम नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? माने कोड दिया है, उसका आउटपुट बताइए। देखिए क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया A नाम का, उसमें 5 डाल दिया, ठीक है। चलिए A नाम का एक वेरिएबल है, उसमें 5 रख दिया। यहाँ क्या है, प्रिंटफ आउटपुट करना चाह रहा है %d के अंदर। क्या लिखा है? A++। देखिए क्या लिखा है, A++ लिखा। आपको कभी कभी क्या मिलेगा, ++A भी मिल सकता है। चाहे हम इसको A माइनस कह दे, चाहे -A कहे, दोनों बात बराबर है। दोनों में क्या अंतर देखिए, अगर कोई ऑपरेटर प्लस प्लस या माइनस माइनस वेरिएबल के बाद हो, माने वैल्यू के बाद हो या वेरिएबल के बाद हो, उसको बोलते हैं पोस्टफिक्स। याद रखिएगा। आज जो वेरिएबल से पहले अगर ऑपरेटर देखने को मिलेगा उसको कहते हैं प्रीफिक्स। याद रखिएगा। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या होता है, प्री माने पहले, और फिक्स करना माने काम प्रोसेसिंग का पहले होगा और तब जाके उसके आगे का बात होगा, माने आगे डेटा रखने का बात होगा, ये सब चीजें। पोस्टफिक्स में क्या होता है, ये पहले रख देगा डेटा, पहले डेटा पर ऑपरेशन हो जाएगा, तब जाके उसमें बदलाव लाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम यहां पर लिखते A++ लिखते हैं तो ये क्या होगा, अगर सीधा सीधा इस कोड के बारे में बात करें तो A के वैल्यू को पहले रिटर्न कर देगा और तब जाके क्या करेगा, ये प्लस करेगा, उसके बाद करेगा। तो यहां पर देख लीजिए, हमको आउटपुट चाहिए तो क्या लिखा है, A++ लिखा, तो क्या करेगा, A का वैल्यू को रिटर्न कर देगा। माने A का वैल्यू रिटर्न कर, A में कितना है 5 रिटर्न कर दिया, और तब जाके A के वैल्यू को बढ़ाएगा, मतलब आउटपुट आपको कर देगा तब जाके बढ़ाएगा। ये पोस्ट फिक्स है। अगर यहीं पर A++ ना हो के ++A रहता तब क्या होता बताइए, तब क्या होता, A को बढ़ा देता, A को ++ करता, मैं A का वैल्यू 1 बढ़ा देता, माने 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाता, और तब जाता 6 आउटपुट, तब आउटपुट रूप में 6 आता। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर वैल्यू क्या है, आंसर क्या होगा इसका 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर A होगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये प्री फिक्स पोस्ट फिक्स है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल ऑफ। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग आपको हम पढ़ाए हैं चैनल पर पॉलीमॉर्फिज्म। आज तो हम मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत सारा टॉपिक को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जैसे C++ को अच्छे से हम खत्म किए हैं। आपको बहुत सारा, आप चैनल देखिए, इस चैनल पर ही जाके चेक कीजिए प्लेलिस्ट, वहां पर आपको बहुत सारा कोर्स को अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। और तब जाके MCQ लेके आए हैं, क्योंकि आप जो पढ़े हैं उसका यूज यहां देख लीजिए और फिर एग्जाम में आपको बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़िए, पॉलीमॉर्फिज्म का ये क्वेश्चन है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज मल्टीपल फॉर्म में हो तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का 2 टाइप है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। माने कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। माने वैसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसके अंदर किस फंक्शन को कॉल करना है उसका डिसीजन
कंपाइल टाइम हो जाएगा, उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और जिसका डिसीजन रन टाइम हो पाएगा, कंपाइल टाइम नहीं हो पाएगा, उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा नाम से हम जानते हैं। अब देखिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है क्या, तो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग याद रखिएगा, ओवरलोडिंग का बात आएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आएंगे अगर हम चलते हैं तो वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग मैंने बोला ओवरराइडिंग, दोनों अंतर है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, अगर राइडिंग बात होगा तो रन टाइम और ओवरलोडिंग होगा तो कंपाइल टाइम। अब आंसर बता दीजिए आप, फंक्शन ओवरलोडिंग किसका पार्ट है, तो ये हो जाएगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और वही इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां कहता है पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस में, पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस में क्या है, सिंपल देख लीजिए, पढ़िए पहला ऑप्शन, वन फंक्शन कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन, माने एक ही फंक्शन को मल्टीपल डेफिनेशन के साथ यूज करेंगे। चलिए आगे बोला है मेनी फॉर्म्स ऑफ सिंगल इंटरफेस, अगर एक ही इंटरफेस को मेनी फॉर्म हो जाएगा तो वो होगा एबिलिटी टू चेंज द डेटा टाइप। चलिए ये तो कट गया पहले, एबिलिटी टू चेंज डेटा टाइप माने डेटा टाइप को चेंज करने का एबिलिटी गलत है, कोड रीयूजेबिलिटी यो गलत है। अब एक नंबर और 2 नंबर में पढ़ लीजिए क्या कहता है, तो 2 नंबर में कहता है मेनी फॉर्म्स ऑफ सिंगल इंटरफेस, आप देखिए इंटरफेस की बात आ गया तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ फंक्शन की बात होगी पॉलीमॉर्फिज्म में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 1 मिल गया, वन फंक्शन कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन, माने एक ही फंक्शन को मल्टीपल बार डिक्लेयर करेंगे, वही तो पॉलीमॉर्फिज्म है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही सटीक जवाब है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे आप समझ लीजिए void show, void show नाम का फंक्शन बना दिया एक बार, void show और int एक वेरिएबल ले लिए, void show और show नाम का फिर से फंक्शन बनाए, float नाम का आर्गुमेंट ले लिए, तो देखिए show नाम का फंक्शन 3 बार बनाया, माने एक ही फंक्शन को मल्टीपल डेफिनेशन के साथ यूज कर रहे हैं, सो माने एक ही टाइप का तो फंक्शन है और माने एक ही नाम का फंक्शन है और मल्टीपल बार दिखा रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, मल्टीपल डेफिनेशन के साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, माने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका रिजल्ट बताइए, क्या लिखा है 3 लेस देन 2 लेस देन 1, माने 3 छोटा है 2 से, बताइए इतने दूर में तो हमको फॉल्स मिल गया, 3 कहीं 2 से छोटा है, गड़बड़ हो गया, आगे बोला है 2 छोटा है 1 से, यो फॉल्स मिला, पूरी तरह से फॉल्स, माने फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है द लॉजिक्स गेट दैट आउटपुट हाई होगा और ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर लो, अगर इनपुट लो होता है, सारा इनपुट लो होता है तो उसका आउटपुट हाई होगा, ये पूछा गया है। तो आप जान लीजिए 0 को हम लोग लो बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं और फॉल्स बोलते हैं, याद रखिएगा, और 1 को हम लोग हाई बोलते हैं, ठीक है, ऑन बोलते हैं और ट्रू बोलते हैं, ये चीज आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर कहता है लो, अगर सारा इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई देगा, माने 1 देगा, तो इसमें ऐसा किसके साथ होगा वो देख लीजिए। एंड गेट में क्या कहानी है, दोनों इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, जैसे ए बी, अगर ये दोनों इनपुट ट्रू है जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर इसके अंदर क्या है दोनों इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो आप देख लीजिए ये क्या कहा, ये क्या हुआ सो देख लीजिए, तो लॉजिक गेट दैट आउटपुट हाई होना चाहिए अगर सारा इनपुट लो है, तो आप बताइए यहां पर इनपुट लो है क्या, ये इनपुट ट्रू है माने हाई है तभी आउटपुट हाई आया है, इस दोनों इस सब केस अभी छोड़ दीजिए, नीचे वाला केस में समझिए कि इनपुट भी हाई है और आउटपुट भी हाई है, तो ये एंड गेट नहीं होगा। चलिए कट गया। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट जो है ना वो एंड प्लस नॉट गेट होता है, माने एंड प्लस नॉट गेट हुआ, एंड गेट प्लस में नॉट गेट, एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ देंगे तो नैंड गेट बन जाएगा, तो इसी में अगर हम निकाल दे इसका एंड निकाल दे, नैंड निकाल दे, तो देखिए 0 0, रुकिए मिटाई देते हैं, शुरू से बताते हैं, 1 मिनट,
देखिए अब यहां पर बात करें नैंड गेट का। नैंड गेट में क्या बोले, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट गेट। तो देखिए ए बी दो वैल्यू है, आउटपुट के रूप में आ जाएगा ए इंटू बी का नॉट। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह से है। देखिए हम डायरेक्ट आंसर भी आपको बता सकते थे, लेकिन हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए पहले ए और बी का एंड निकालिए। तो ए और बी का एंड निकालिए, क्या कहता है 0 0 0, माने दो एंड गेट में क्या कहानी है बताइए, दोनों ट्रू तभी रिजल्ट ट्रू। यहां देखिए इस केस में फॉल्स आएगा, लेकिन ये नॉट गेट क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा। यहां भी ट्रू कर देगा, यहां ट्रू कर देगा, यहां फॉल्स आएगा। क्लियर। तो देखिए आउटपुट हाई आया, आउटपुट हाई है, आउटपुट आया है, लेकिन देखिए यहां पर ई में इसमें इस केस में लो है, और यहां देखिए एक लो भी है एक हाई भी है। यहां क्या है, एक लो है एक हाई है एक लो है। तो बताइए तो फिर आंसर नहीं होगा। तो एंड भी कट गया, नॉट भी एंड भी कट गया। आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए अगला मतलब अगला नहीं, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब यहां पर नॉट गेट में क्या है, नॉट गेट जो होता है ना, वो क्या होता है, ऑड गेट प्लस में नॉट गेट होता है। आइए देखिए ए बी और ए प्लस बी, नहीं ये गड़बड़ सिंबल लगा दिए, ये दूसरा गेट पे होता है। यहां जी तो ए प्लस बी हो जाएगा का नॉट, इस तरह से। आइए 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह से। देखिए अब यहां क्या है, यहां क्या है, ए और बी का और गेट निकालना है पहले। तो ए और बी और गेट में क्या है, कोई भी एक को ट्रू होगा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। देखिए 0 0 दोनों फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब उसको ये ट्रू कर देगा, 1 आएगा। आगे बढ़िए 0 0 0 1 माने एक भी ट्रू रिजल्ट ट्रू, मतलब एक भी ट्रू, तो 0 और 1 मिलके 1 होगा। अब 1 को ये ट्रू बना दे, 1 को फॉल्स कर देगा, माने 0 आएगा। फिर उसी देखिए 1 0 1 और 0 का जब और निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, माने 1 मिलेगा। 1 को ही फॉल्स कर देगा, 0 मिलेगा। उसी तरह 1 1 1 होगा, अब 1 को ट्रू फॉल्स कर देगी होगी। अब यहां देख लीजिए आप, दोनों इनपुट क्या है, मतलब जितना इनपुट क्या है लो है, रिजल्ट क्या मिला, हाई मिला। एक ही केस में रिजल्ट हाई मिला, इस केस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सऑर की भी नहीं छोड़ते हैं। एक्सऑर गेट क्या होता है, ये गेट क्या है कि ऑल इनपुट आर सेम द रिजल्ट विल बी फॉल्स, माने 0। जैसे देखिए ए बी है और ए और एक्स और बी इस तरह से। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये सब हम पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर, जाके प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। डेटा डिजिटल सर्किट का मैंने चैनल जो देखिए, चैनल प्लेलिस्ट देखिए। इसमें क्या है कि दोनों इनपुट आर सेम रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो देखिए 0 0 सेम है, 0 फॉल्स होगा, 1 1 सेम है, 0 देगा, बाकी पे 1 देते हैं। ये कहानी एक्सऑर का है, लेकिन इस क्वेश्चन का सटीक जवाब निकल के आया नॉट गेट। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। कहता है व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। फास्टेस्ट जो है ना एक्सेस टाइम है, मतलब जिससे डेटा हम बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, कंप्यूटर जिससे फास्ट डेटा एक्सेस कर पाता है। तो देखिए सबसे लेट एक्सेस है वो है एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब मेमोरी है, और कैश मेमोरी भी होता है। ठीक है, चलिए सबका फुल फॉर्म बता दिए, आगे बढ़िए। इसमें कहता है किस मेमोरी का जो फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगाता है, मतलब सीपीयू में जो रजिस्टर होता है और मेन मेमोरी में जो रैम होता है, और ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी है, और ये हो गया प्राइमरी मेमोरी। और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये क्या होता है, डेटा को
कैश में लोड करता है तब जाके प्रोसेस करता है। मेन मेमोरी से उठाया, कैश में क्या उस फिर सीपीयू को दिया, तो ये क्या करता है, इस मेमोरी को लगाने से क्या होता है, मेरा प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, एक्सेस टाइम जो है कंप्यूटर का बढ़ जाता है। तो ये कैश मेमोरी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए रिलेशन। डिग्री क्या होता है एक डेटाबेस के अंदर, तो नंबर ऑफ कॉलम जितने डेटाबेस के अंदर होते हैं उसको डिग्री कहते हैं। और टपल होता है, टपल जो होता है एक मिनट पहले समझ लीजिए, एक डेटाबेस के अंदर जो रिलेशन है, डेटाबेस के अंदर जो रिलेशन होता है उसके अंदर जो डिग्री क्या होता है, तो डेटाबेस के अंदर जैसे एक टेबल बना लिए हैं, इस टेबल के अंदर जैसे देखिए रोल नंबर, ये है नेम और ये है एड्रेस। तो ये जो एक रोल नंबर हुआ या एक नाम हुआ, एक एड्रेस का जो कॉलम हुआ उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टेबल। जैसे यहाँ पर 3 टेबल डिग्री कॉलम लिए हैं, रोल नंबर का, नेम का, एड्रेस का, तो इस टेबल का जो डिग्री होगा एक ये होगा 3। आगे बढ़िए, अब एक होता है नंबर ऑफ रो, मतलब एक होता है टपल। टपल क्या होता है, नंबर ऑफ जो रो होता है उसको टपल कहते हैं, याद रखिएगा, वो टपल ये हो गया। अगर हम इसका बात करें तो टपल अगर होता तो ये आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन का सटीक जवाब क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है which of the following ensures referential integrity in database। देखिए रिफरेंशियल, रेफरेंस करना, एक को दूसरे से जोड़ना, लिंक करना, उसके लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं डेटाबेस के अंदर। उसके लिए जो यूज होता है वो है फॉरेन की। ये क्या होता है, एक डेटाबेस के अंदर जो टेबल है एक दूसरा टेबल है और ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेट करना पड़े हमको, तो फिर क्या करना पड़ता है उसमें, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक आईडी नाम का टेबल है और यहाँ भी आईडी नाम का टेबल है, जैसे इम्प्लॉय, आईडी नाम का टेबल नहीं, आईडी फील्ड है, इम्प्लॉय नाम का टेबल, उसके अंदर आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट है, और ये सैलरी नाम का टेबल है, माने उसी इम्प्लॉय का सैलरी नाम का टेबल है, ठीक है। और इस सैलरी नाम के टेबल को इस इम्प्लॉय से क्या किए हैं, लिंक किए हैं, तो इसके लिए हम लोग को डिफरेंशियल इंटीग्रिटी जोड़ना पड़ता है और वो एक फॉरेन की कहलाता है। क्लियर, उम्मीद करते समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर प्राइमरी की है, यूनिक की है, चेक कांस्टेंट क्या है। प्राइमरी की जो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल का, किसी भी रिकॉर्ड का। जैसे इंप्लॉय है, इंप्लॉय का रिकॉर्ड होगा, आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब। इसके अंदर जो है आईडी जो है इंप्लॉय का, उसको हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन एक इंप्लॉय का हो जाता है। ये प्राइमरी की। यूनिक की जो डुप्लीकेसी नहीं होता उसको यूनिक कहता है। चेक कांस्टेंट कुछ ऐसा होता नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है 15, द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मेन मेमोरी क्या बोलते हैं बताइए। मेन मेमोरी को हम लोग ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। चलिए, कैश मेमोरी कहते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। हार्ड डिस्क भी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी जनरली तौर से हम लोग कह देते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी में आता रैम और रोम। माने रैम जो मेन मेमोरी है वो वोलाटाइल मेमोरी का पार्ट है, और रोम जो है उसके अंदर मेन मेमोरी का वो नॉन वोलाटाइल है। लेकिन ये ऑप्शन में नॉन वोलाटाइल नहीं है एंड करके, जैसे वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी अगर ऐसा रहता तो ये आंसर सटीक होता। लेकिन वोलाटाइल क्यों लगा रहा है, क्योंकि मेन मेमोरी में जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होता है टेम्पोररी होता है, जब तक बिजली है तब तक उसके अंदर डेटा रहेगा, बिजली कट गया उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सटीक जवाब क्या निकल के आया, बी। अगला देखिए, द 4 बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट, माने 4 बाइट जो है ना वो कितने बीट के बराबर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है। अब निकाल लीजिए, 1 बाइट में 8 बीट देखने को मिलता है, 8 बीट देखने को मिलता है। हमको 4 बाइट बोला तो 8 चौका क्या होता है, 8 चौका 32, 8 चौका क्या होता है 32 बीट होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। आपको बीट में देख लीजिए, सबसे छोटा जो बीट है 01 ये बीट है। 4 बीट को मिला देते हैं तो एक निबल बनता है, 8 बीट को मिलाते हैं एक बाइट बनता है, और उसके बाद फिर 10 से 24 का रिलेशन हो जाता है। मतलब 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 10 से 24 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट माने एमबी, 10 24 मेगा बाइट बराबर 1 जीबी माने गीगाबाइट, 10 24 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट टीबी, और 10 24 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट एटाबाइट, ऐसे करके 10 24 का रिलेशन चलते रहता है। आप मेमोरी यूनिट को देख लेंगे एक बार, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 8। अच्छा, माने इनमें से कौन सा नंबर से बेस 8 रहता है पता है।
ऑक्टल, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्सा का बेस 16 होता है, माने 0 से लेके 9 तक और एबीसीडी से लेके एफ तक। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सटीक जवाब निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बाइनरी नंबर। अच्छा, इनमें से कौन सा वैलिड बाइनरी नंबर है, देख लीजिए, बताइए। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है, सिर्फ इसी का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 लगा दिया है, कट गया, यहाँ भी 2 आ गया बीच में, यो कट गया, यहाँ 2 3 4 यो कट गया। देखिए इसके अंदर 1 0 1 0 1, मतलब सिर्फ 0 और 1 होना चाहिए, बाइनरी नंबर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़िए, कहता व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 25। अच्छा, 25 का बाइनरी निकालना है, तो आप देख लीजिए, ट्रिक बताए थे, 1 2 4 8 16 32, दुगुना करते चले जाएंगे। हमको 25 का बाइनरी चाहिए, तो 16 बाइनरी, जिसको 20 वैल्यू को पिक करेंगे वहां 1 रखेंगे, तो 16 8 24 1 25 होता है, बाकी पर 0 दे देंगे, माने 1 1 0 0 1 होता है, 1 1 0 0 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला। दूसरा तरीका आपको पता है, भाग दीजिए, भाग दे के निकालिए, 25 को में 2 से भाग लगाइए, 2 से 12 दूना 24 1 25, फिर 2 से भाग लगाइए, 6 दूना 12 0, फिर दूसरा भाग लगाए 3 दूनी 6 0, फिर दूसरे भाग लगाए 2 1 2 1, नीचे से ऊपर लिख लीजिए 1 1 1 0 0 1। भाई बात वही है, आप ट्रिक से याद रखिए या भाग दे के चेक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टून्स कॉम्प्लीमेंट, माने इसको टून्स में सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0 0, माने 0 0 0 4 0 है, 1 1 0 1, इसका टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट दो तरह का देखने को मिलता है, ठीक है, कैरी वेट कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो दो तरह को देखने को मिलता है, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, एक टून्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस निकालेंगे, तो सिंपल है, इसको रिवर्स कर देते हैं, माने 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है 0 है तो 1 करेंगे, 0 है तो 1 करेंगे, 0 है तो 1 करेंगे, 1 है तो 0 करेंगे, 1 है तो 0 करेंगे, 0 है तो 1 करेंगे, 1 है तो 0 करेंगे। इस तरह से निकल के आएगा। ये वैल्यू जो लिखे हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 1 1, फिर 4 को 1, फिर 0 0, फिर 1 0, इस तरह से ये वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर देंगे, 0 था है रहेगा तो 1 करिए, और 1 रहेगा तो 0 कर दीजिए। चलिए अभी यहां पर हम टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 0 0 0 0 1 1 0 1। टून्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या होता है देख लेते, समझिए। राइट साइड से, राइट, जैसे देखिए इसका एक तरीका और है, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे, टून्स निकल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, राइट साइड से जो पहला 1 मिलेगा जहां तक, उसको एज इट इज लिख देना है, माने पहला 1 मिला एज इट लिखा, बाकी को रिवर्स कर दीजिए, माने 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 1 1 1, माने यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। 4 को 1 2 0 2 1, 4 को 1 2 0 2 1, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब देखने को मिला। आगे बढ़िए, अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट बताए, उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 है तो 0 कीजिए, 0 है 1 कीजिए, 1 है 0 कीजिए, 0 है 1 कीजिए, 1 है 0 कीजिए, 1 है तो 0 है तो 1 कीजिए, माने 0 1 0 1 0 1। देख लीजिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखने को मिल रहा है 0 1 0 1 0 1, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कहता है, विच इज ट्रू अबाउट कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन, माने इनमें से कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन अगर है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले देखिए कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट क्या है, तो कॉन्स्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको लगाने से कोई भी वैल्यू वेरिएबल क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट बनने का मतलब उसको वैल्यू उसका फिक्स्ड हो जाता है, वैल्यू फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। चलिए इतना बात समझ गए। देखिए अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे x इजकल टू 5 लिखे, इसके पहले बेटे टाइप लिख दिया INT, इसके पहले लिख दिए कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया। अब क्या होगा, अगली बार हम x में 6 डालने जाएंगे तो एरर दे देगा, कहेगा कि ये वैल्यू फिक्स है, इसको बदला आप नहीं सकते हैं। आगे पढ़िए, तो यहां पर क्या कहता है, दे कैन मॉडिफाई क्लास वेरिएबल। अच्छा, मॉडिफाई कर देंगे, बदलाव कर सकते हैं, नहीं बदलाव तो कभी होगा नहीं। दे कांट बी कॉल्ड बाय कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, चलिए ठीक है देख लेते हैं। दे गारंटी नॉट टू मॉडिफाई क्लास, वो देख लेते हैं। दे मस्ट बी स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक का बात यहां कहां है, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, दे गारंटी नॉट टू मॉडिफाई, नॉट टू मॉडिफाई माने बदलाव नहीं होगा, किसके द्वारा, क्लास डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ये सटीक जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आया।
बी नहीं होगा, काहे देख लीजिए, दे कांट बी कॉल्ड बाय कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर, कॉलिंग वाला कोई बात है नहीं यहाँ, ठीक है। माने अगर कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है तो वो क्लास के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन, इन सी प्लस प्लस विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। अच्छा, कहता है कि विच फंक्शन इज कॉल्ड, कौन सा फंक्शन कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ऑब्जेक्ट जब क्लास का क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमको जो फंक्शन कॉल होता है उस फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा, तो वहां पर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब। क्लियर, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिक, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाने के समय में मेमोरी देता है, लेता है, और ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है तो मेमोरी रिलीज कर देता है, जिसमें डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेंड कीवर्ड। अच्छा, फ्रेंड एक कीवर्ड है, देख लीजिए। फ्रेंड कहने का मतलब किसी भी चीज का प्राइवेट डेटा को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहां लिखा है ग्रांट एक्सेस टू प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर, सही है, यही आंसर है, ठीक है। मतलब प्राइवेट डेटा को भी अगर हमको क्लास के आउटसाइड डिक्लेयर करना हो, एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम लोग फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू इन्वोक अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन को बनाने के लिए सी प्लस प्लस में क्या है, पहला पढ़िए, यू कांट कॉल अ प्योर फंक्शन कहता है प्योर वर्चुअल फंक्शन को नहीं कॉल कर सकते, गलत बात है। बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड इनसाइड द क्लास, माने क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, आगे बढ़िए, यूज करेंगे। बाय कॉलिंग इट थ्रू अ बेस क्लास पॉइंटर टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करेंगे। बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये गलत हो गया। अब बी और सी में से कौन होगा देख लीजिए, बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड इनसाइड अ क्लास, माने क्लास के अंदर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक सटीक जवाब मिल रहा है हमको, बी भी नहीं होगा। सी में क्या है, बाय कॉलिंग इट बेस क्लास पॉइंटर टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट, माने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को के साथ हम बेस क्लास के पॉइंटर के साथ हम उसको कॉल कर सकते हैं। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन की कॉन्सेप्ट है। अगर आप अभी तक प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं पढ़े हैं, सी प्लस प्लस का वीडियो मैं अच्छे से पढ़ाया हूं, आप उसको पढ़िए, देखिए, उस वीडियो को देखिए। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है बहुत सारा, आप प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट करिए। आगे बढ़िए, उस क्वेश्चन का जवाब सी था। क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल हैपन इफ डिराइव क्लास हैज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर है, बट बेस क्लास डज नॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम डिराइव क्लास में बना दिए, मैंने चाइल्ड क्लास में बना दिए, लेकिन हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम पेरेंट क्लास में नहीं बनाए, तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। माने कंपाइल करेंगे उसी समय हमको एरर देगा, कहेगा आप बेस क्लास में भी जाके कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करिए। आगे बढ़िए, 27वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। देखिए, वर्चुअल मेमोरी जो है इसका मेन फायदा क्या है, कहता है इट इंक्रीज सीपीयू स्पीड। अगला है, इट अलाउ मोर प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली, इट स्टोर डेटा परमानेंटली, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर रैम। मतलब कहता है रैम का जो काम है उसको खत्म करेगा, गलत बात। ये सीपीयू के स्पीड को इंक्रीज कर देगा, गलत बात है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, इट अलाउ मोर प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली, माने एक ही साथ बहुत सारा प्रोग्राम को हम चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब निकल गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन विदाउट कन्वर्टिंग इट असेंबली लैंग्वेज। कहता है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किए बिना, विदाउट कन्वर्टिंग, असेंबली लैंग्वेज में बदलना नहीं है, लेकिन लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो वो इंटरप्रेटर करता है। कहता है एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन विदाउट कन्वर्टिंग इट टू असेंबली लैंग्वेज, मैंने लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाना, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अच्छा रुकिए, इसका आंसर गड़बड़ हो गया है। माने एग्जीक्यूट करेगा कोड को लाइन बाय लाइन, लेकिन कन्वर्ट इसको असेंबली में करके डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में करेगा, तो वो कहलाता है कंपाइलर। कंपाइलर हमारे भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर सी होगा, ए नहीं होगा। आगे बढ़िए,
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर के बारे में सी प्लस प्लस में बता दीजिए, पढ़िए। कहता है कैन हैव रिटर्न टाइप, क्या कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप होता है? गलत बात, कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। कैन बी वर्चुअल, अच्छा कंस्ट्रक्टर वर्चुअल बनाते, गलत बात। कैन बी ओवरलोडेड, ये गलत है। मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप देखिए, कंस्ट्रक्टर के बारे में हमको पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टर को, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड। कंस्ट्रक्टर, देखिए कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये सटीक सही जवाब है। कैन हैव रिटर्न टाइप, मतलब कहता कंस्ट्रक्टर पर रिटर्न टाइप होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैन वी वर्चुअल, ये भी गलत होगा, लेकिन कहता कैन वी ओवरलोडेड, हाँ सही है। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, माने एक ही कंस्ट्रक्टर के नाम से हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, जैसे देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखिए नाम सारा फंक्शन का तो सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट हम उसको अलग कर देते हैं तो वो देखने में अलग लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ। इसका आंसर सही जवाब मिल गया है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन 50 वो है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्नॉलेजमेंट, अच्छा, ऑफ डेटा टू इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन, मतलब इनमें से कौन सा लेयर है, ओएसआई लेयर जो 7 गो है उनमें से किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा, इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन, रिलायबल विश्वसनीय डेटा को ट्रांसफर करना, माने जो डेटा हम लिए हैं उसको भेजना ही भेजना है, पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की ड्यूटी है इन टू इन डेटा ट्रांसमिशन, माने उसको रिलायबल ट्रांसमिशन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है इन HTML5 व्हिच एट्रीब्यूट यूज टू इंश्योर फाइल अपलोड फॉर्म्स, अच्छा फॉर्म, जैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर फाइल अपलोड करना, जैसे देखिए इनपुट टाइप इजकल टू हम लोग लिख देते हैं फाइल, तो क्या होता है ये एक तरह से यहां से चूज इन फाइल मिलता है, चूज योर फाइल ऐसा ऑप्शन आता है, चूज फाइल या चूज योर फाइल, इस तरह से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप इजकल टू फाइल करेंगे तो वहां पर फाइल अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, इनपुट टाइप इजकल टू फाइल। आगे बढ़िए, कहता है 32वां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट मेथड यूज्ड बाय HTML फॉर्म इफ द मेथड एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड, अच्छा मेथड, हम लोग अगर फॉर्म बनाते हैं HTML के अंदर फॉर्म टैग लगाते हैं, तो फॉर्म टैग के अंदर हम लोग अगर मेथड यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को देखने को मिलता है गेट मेथड। मेथड वैसे दो होता है, गेट और पोस्ट, गेट और पोस्ट मेथड होता है, लेकिन अगर हम मेथड एट्रीब्यूट को यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड देखने को मिलेगा गेट मेथड मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, द फील्ड सेट एंड लीजेंड टैग इन HTML आर यूज टू, अच्छा फील्ड सेट और लीजेंड जो टैग है HTML के अंदर उसका काम क्या है, तो देखिए जैसे अगर हम लोग को लिखना होता है एड्रेस लिखना होता है, इस तरह से एक बॉक्स बनेगा ऐसे सर्कल में, और यहां पर रहेगा विलेज, एक छोटा सा बॉक्स, पोस्ट ऑफिस एक छोटा सा बॉक्स, पुलिस स्टेशन एक छोटा सा बॉक्स, डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा बॉक्स, माने ये जो एक तरह से बना ये फील्ड का सेट हुआ, जितना भी 4 को वैल्यू है, विलेज का, पोस्ट ऑफिस का, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट का, उसको एक फील्ड सेट में डाल दिया, तो उसी के लिए फील्ड सेट और लीजेंड बनाते हैं, और वो क्या करता है ग्रुप रिलेटेड फॉर्म कंट्रोल एंड लेबल देम, ये करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड in form to specify where to send the form data when submitted, अच्छा फॉर्म के डेटा को अगर हम सबमिट करते हैं तो वहां पर एक्शन मेथड कॉल होता है, माने जैसे सिंटेक्स देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, फॉर्म मान लीजिए मेथड में लगा दिए, मेथड इजकल टू लगा दिए पोस्ट, ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं एक्शन इजकल टू डबल कोट में लिख दिए नेक्स्ट डॉट PHP या जो भी, तो ये जो नेक्स्ट डॉट PHP एक्शन के अंदर डाले उस पर क्या हुआ डेटा को भेज दिया, यही करता है, ये एक्शन एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज टू, प्लेस होल्डर जो एट्रीब्यूट है इसका यूज किस लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ अगर एक नेम नाम का बॉक्स होता है, इसमें एक हिंट देता है, आपको इंटर द नेम,
या HTML के अंदर जो बॉक्स बनाते हैं वो यहाँ देता है इंटर द नेम, वो क्या करता है, हिंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड हिंट टेक्स्ट इनसाइड द इनपुट फील्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू मेक द टेक्स्ट इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड HTML5। इनपुट टेक्स्ट फील्ड जो है अगर होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट रिक्वायर्ड इक्वल टू, अच्छा ये नहीं, सीधे सीधे हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रिक्वायर्ड। अगर ये करते हैं तो रिक्वायर्ड फील्ड हो जाएगा, माने वो फील्ड को भरना नेसेसरी होगा। जैसे फॉर्म भरते हैं तो नेम बोलता है, तो नेम को भरना नेसेसरी है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से रिक्वायर्ड लिख देंगे सीधे, कोई ट्रू फॉल्स नहीं, सीधे रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, उसको बिट कहते हैं, 01। बिट के अंदर हम लोग 01 देखने को मिलता है, यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए क्लास है डेमो नाम का, तो डेमो नाम का क्लास लिखे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम है D1 इक्वल टू न्यू, और फिर लिख दिए डेमो, क्लास का नाम, आर्गुमेंट दे दिए। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बना D1, और D1 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। अच्छा, क्वेश्चन दोनों रिपीट हो गया शायद, ठीक है, इसका भी आंसर वही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू कीवर्ड। आगे बढ़िए, व्हिच कीवर्ड यूज्ड टू इनहेरिट इन जावा। क्लास को अगर जावा के अंदर इनहेरिट करना है, इनहेरिटेंस करना है, इनहेरिट करना है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज करना है जावा के अंदर, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, क्लास ए नाम का बनाए, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की, क्लास बी नाम का बनाए, और यहां पर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स ए। तो क्या हुआ, ए नाम के क्लास बी नाम के क्लास में आ गया, एक्सटेंड कीवर्ड के साथ। इनहेरिट करना है अगर जावा के अंदर, तो वहां पर एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है, वही सही जवाब। आगे बढ़िए, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हिच मेथड यूज टू एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट कहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो वो है मेन फंक्शन। ये जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन जो है, जिसका सिंटेक्स देखने को मिलता है आपको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग एड आर्गुमेंट, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट सिग्नेचर है। यहां पर मेन नाम का जो फंक्शन है, यही तो है एंट्री पॉइंट, यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सब जावा पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर, देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल जावा क्लास। जावा क्लास को अगर हम कंपाइल करते हैं तो जावा के प्रोग्राम को पहले बनाएंगे, तो सोर्स कोड होता है .जावा, इसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, और इसको जब कंपाइल करते हैं तो हम लोग बन जाता है, जावा के अंदर क्लास फाइल बनता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड होता है वो, ठीक है, डॉट क्लास फाइल होता है, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। .js लिखें, ये जावा स्क्रिप्ट के फाइल का एक्सटेंशन है, .जावा लिखें, जावा के सोर्स कोड के फाइल का एक्सटेंशन है, .txt नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड का क्या पर्पस है, तो वर्चुअल कीवर्ड का पर्पस ये है कि कोई भी क्लास जो है हम लोग बनाते हैं पेरेंट और क्लास और चाइल्ड के अंदर, तो वहां पर हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं, और जो प्रॉपर्टी पहले से डिफाइन है और वही प्रॉपर्टी फिर से डिफाइन कर लेते हैं, तो वो इसके लिए हम लोग को वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ता है, जिससे पता चल पाता है कि यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम पेरेंट क्लास में भी डिक्लेयर है। माने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू अलाउ फंक्शन ओवर राइडिंग, यही सही जवाब। आगे बढ़िए, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन करता है, फंक्शन ओवरराइडिंग। देख लीजिए, यहां पर फंक्शन ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग, ये दोनों कंपाइल टाइम है, और ये वर्चुअल फंक्शन जो है यही है, आपको वर्चुअल फंक्शन या फंक्शन ओवरराइडिंग दोनों आपको देखने को मिलता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। माने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का मतलब ये होता है कि हम मैसेज भेजे, तुरंत चला गया, तुरंत पहुंच गया उसके पास, इसको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कहते हैं। उसके लिए जो यूज होता है वो व्हाट्सएप, ये सोशल साइट है, और यही जो है
आपको इंस्टेंट मैसेजिंग करने का काम करता है। गूगल एक क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन जहां पर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पर हमको ला के देता है वो। यूट्यूब क्या है, ये भी सोशल साइट है जहां पर हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप पढ़ कहां रहे हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं। क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसके माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, व्हाट डज द HTTPS :/URL इंडिकेट। ये HTTPS क्या करता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म हुआ और S लगा हुआ है, S माने सिक्योर, माने ये सिक्योर कनेक्शन करता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिक्योर कनेक्शन करेगा। HTTPS, अगर HTTPS हो गया सिक्योर कनेक्शन, अगर HTTP सीधे रहता, जैसे हम लोग लिखते यहाँ होता है ना http://www.abc.com, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये कंप्लीट यूआरएल हो गया और यूआरएल के लिए प्रोटोकॉल हो गया HTTP, यही रिक्वेस्ट रिस्पांस को लेके जाता है, काम करता है। और ये HTTP सीधे रहेगा तो ये हो गया इनसिक्योर, लेकिन HTTPS हो गया तो सिक्योर कनेक्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 47, बच गया 3-4 को क्वेश्चन, 50 को क्वेश्चन है, रुके रहिएगा। Which of the following एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, देखिए सर्च इंजन मतलब जहां पर हम कोई चीज सर्च कर लेते हैं वो सर्च इंजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर फेसबुक एक सोशल साइट है, आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग अकाउंट रिलेटेड और भी चीज काम करते हैं वहां पर, और यूट्यूब एक सोशल साइट है। लेकिन बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सोशल साइट है। गूगल कंपनी का गूगल NIC माने सोशल सर्च इंजन है, सोशल साइट सर्च इंजन है। उस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिंग जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का। आगे बढ़िए, 48वां क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, डेटाबेस में डेटा को क्या करना, सुरक्षित रखना। पढ़ लीजिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट, अच्छा गलत बात। मैनेज डेटा एफिशिएंटली, क्रिएट वेब पेज, अच्छा। परफॉर्म कैलकुलेशन, नहीं। मैनेज डेटा को मैनेज करना, आसानी से अच्छे से मैनेज करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39, Which SQL statement used to extract data from database? Extract का मतलब होता है बाहर निकालना, आउट करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए हम लोग जो कमांड लगाते हैं सेलेक्ट, डेटाबेस के अंदर जो डेटा के टेबल में डेटा जो होता है उसको निकालना होता है हमको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग उसको सेलेक्ट कमांड लगा के, सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा के हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं, आउट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब होगा। देखिए, एक्सट्रैक्ट नाम का कोई कमांड नहीं होता, ओपन नाम का नहीं, गेट नाम का, एसक्यूएल में कोई कमांड नहीं होता, लेकिन सेलेक्ट नाम का कमांड होता है। और ये सेलेक्ट नाम का कमांड DML का पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़िए, अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हम। व्हाट डज एन ER मॉडल मैन्युअली रिप्रेजेंट। ER का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप टैग, एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप है तो देख लीजिए ऑप्शन, द प्रोसेस फ्लो, नेटवर्क मोड, फाइल ऐसा नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड रिलेशनशिप। मतलब देखिए, ER डायग्राम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है जो हम इसके बारे में समझिए। ये क्या है कि ये जो भी रियल वर्ल्ड थिंग होते हैं उस एक एंटिटी का, उसी को एंटिटी कहते हैं, वो एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या रिलेशन है उसी को हम लोग ER मॉडल के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं, दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ER मॉडल। और ER मॉडल जो है हम लोग बनाते हैं, ER डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग इसका एट्रीब्यूट बनाते हैं, की एट्रीब्यूट बनाते हैं, फिर इसका डायमंड बॉक्स से हम लोग इसका क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से, ये चीज होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर किसी तरह की डाउट रहता है और कोई भी बात है आप कमेंट करके बताइए। और साथ में एक भी चीज देखिए कि आप वीडियो पूरा देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम डे पर डे आप जो है कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर आते रहेगा। तो थैंक यू आज के लिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।